हेलो हेलो Recording in progress. आइडियल सर्किट कभी किया था सर? आइडियल सर्किट मतलब बैटरी आइडियल बैटरी में जितनी पावर सप्लाई की है वो सारी की सारी पावर एक्सटर्नल लोड को मिल जाएगी। पी एक्सटर्नल और पी सप्लाइड अगर बराबर हो गए तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखा है? पी एक्सटर्नल अपॉन पी सप्लाइड इनटू 100 अगर परसेंट। तो पी एक्सटर्नल पी सप्लाइड बराबर है तो 100% एफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा, इस सर्किट में जो एक्सटर्नल पावर जो लॉस मिल रहा है ना, जो अपने काम की यूजफुल पावर, यूजफुल कौन सी पावर होगी? जो एक्सटर्नल लोड के पास मिल रही है, हीटर या बल्ब में जो आ रही है, तो उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। ये कैसे पता दिया? रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो पी एक्सटर्नल टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो रेजिस्टेंस को कम करके हम इसे इंफिनिटी तक कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है इसका मतलब कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। ठीक है। तो ये तो अपना वो सर्किट था जो आइडियल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब हम वो सर्किट पढ़ते हैं नॉन आइडियल सर्किट विथ नॉन आइडियल बैटरी। सर्किट विथ नॉन आइडियल बैटरी। नॉन आइडियल बैटरी इसका ईएमएफ ही होगा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और ये एक्सटर्नल लोड कैपिटल आर। बैटरी में जो सर्किट को करंट सप्लाई की होगी उस करंट की वैल्यू अगर हम फाइंड करें ऐसे देख सकते हैं। अब अगर चेक किया जाए तो सर्किट का पूरा टोटल रेजिस्टेंस कितना नजर आ रहा है? आर वेरी गुड। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट? आर प्लस आर। और टोटल ईएमएफ सर्किट का ई। तो कितनी करंट से सर्किट में फ्लो होगी? ई अपॉन आर। ठीक है। इस करंट की वजह से ये जो बैटरी है इसमें कुछ पावर सप्लाई की होगी, पावर सप्लाइड बाय बैटरी, PS कहते हैं। PS इज इक्वल टू ईएमएफ इनटू करंट इज करना है आपको, तो P स्क्वायर अपॉन R प्लस R स्क्वायर सप्लाइड पावर। PS इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन R। सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है ये करंट एक्सटर्नल लोड के पास भी पहुंचेगी। एक्सटर्नल लोड में इस करंट की वजह से उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो कितनी पावर लॉस होगी? पावर लॉस इन एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं पी एक्सटर्नल आई स्क्वायर आर।
ठीक है। आई की वैल्यू कर देंगे, तो यहाँ से पी एक्सटर्नल कितना मिल जाएगा, पी स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर, ये आ रहा होगा पी एक्सटर्नल। हाँ, ऊपर वाली आर पर नेट रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली सर्किट का रेजिस्टेंस। हमने हेडिंग क्या लिखी हुई, पावर हाँ, हम किसमें पावर लॉस ढूंढना चाह रहे हैं, किसमें ढूंढना चाह रहे हैं, बड़े आर में या छोटे आर में, क्या दिया जाएगा, बड़ा आर में, ठीक है। ये दोनों पावर समझ में आ गई, तो इनको ध्यान से देखा जाए तो ये बराबर भी नहीं दिख रही है, पी सप्लाइड और पी एक्सटर्नल बिल्कुल भी बराबर नहीं, इससे पिछले वाले सर्किट में ये दोनों बराबर और नहीं है। पावर लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस, ध्यान देंगे जरा, बैटरी के अंदर ही कुछ पावर लॉस हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, बैटरी के अंदर भी तो रेजिस्टेंस है और करंट वही आई पूरे सर्किट में, तो इस पावर को मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, पी इंटरनल, ये है पी इंटरनल, पी एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आ रहा है, ये पी इंटरनल तो बैटरी के अंदर ही खर्च हो जाए, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई की वैल्यू रखेंगे पी इंटरनल इज इक्वल टू ई स्क्वायर स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर का, ये है तीसरी बात। इन तीनों में से वो पावर ढूंढ सकते हैं जो अपने काम में आएगी, अपने लिए यूजफुल है, बाहर वाले लोड के पास जो पहुंची है वो ही अपने काम है। ध्यान से देखें तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें कर सकते हैं कैलकुलेशन, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल इनको ऐड करके देखा जाए, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल को ऐड करें तो पी सप्लाइड के बराबर आ रही है, चेक कर, पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर भी कॉमन, एनर्जी कन्वर्जन जी को सिखा रहा है। बैटरी में जो पावर सप्लाई की है वो तो इस समय बच गई, उसको अंदर ही बैटरी के अंदर ही खर्च हो गई और बचा कुचा हिस्सा एक्सटर्नल हो गया। अब गारंटी से एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, ऐसा हो गया बैटरी ने 100 जूल सप्लाई की है तो उसका 20 तो अंदर ही खर्च हो गया, तो हमारे जो काम आनी है वो कितनी बची, तो एफिशिएंसी 80%। तो ये एक्चुअल सर्किट होता है, प्रैक्टिकल सर्किट ना, ये तो लग रहा है कि नहीं ऐसा हो जाए, पिछला जो सर्किट था वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो यहाँ से एफिशिएंसी चेक करो, अच्छा वो तो लिखी कोई एनर्जी कंज्यूमेशन समझ लीजिए, पी एस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस पी इंटरनल, ये नजर भी आ जाएगा। P supplied is equal to P external plus P internal. Efficiency का क्या फॉर्मूला है, P external P supplied की वैल्यू रखते हैं, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला बना, एफिशिएंसी इज इक्वल P external अपॉन P supplied, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में भी आ जाएगा, ये आ गया होगा सर। आर अपॉन आर प्लस आर, जो गारंटी से 1 से छोटा ही है, तो 1 से छोटा आ रहा है
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से कम ही आएगा। ठीक है, चलिए तीनों पावर हमें कैलकुलेट करनी थी, सप्लाई कितनी है, अंदर कितनी खर्च हो गई, बाहर अपने काम कितनी आ रही है। लेकिन इन तीनों में से अपने लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है एक्सटर्नल वाले, इसी पे थोड़ा सा हमें और ध्यान दें क्योंकि यही अपने काम आने वाले। तो इसका देखो कुछ और स्टडी करेंगे हम, इसको दोबारा से लिख लें अलग से। ये एक्सटर्नल वाली जो पावर है इसी को थोड़ा सा खास ध्यान उनको दे रहे हैं, ये अपने काम की, यही वो एनर्जी है जो हमें मिलेगी एक्सटर्नल लोड। तो क्या फॉर्मूला है पी एक्सटर्नल का? स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, अच्छा अपनी कोशिश ऐसी होनी चाहिए, ऐसा सर्किट बनाने की कोशिश होनी चाहिए जिसके लिए पी एक्सटर्नल ज्यादा से ज्यादा है, वही सर्किट तो बेहतर होगा। हमारे जो काम आ रही है वो एनर्जी है, वो पावर मैक्सिमाइज हो। उसके लिए देखो बैटरी अगर एक बार तैयार हो गई, बैटरी हमने डिजाइन कर, तो बैटरी के जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ, इनको तो हम बार बार बदल नहीं सकते। बैटरी एक बार डिजाइन होगी तो उसका ईएमएफ फिक्स हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स हो गया। अपने कंट्रोल में बस क्या बचा, ये वाला। तो इसी को अपन चेक करेंगे, इसी को घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो इस तरह से घटाएंगे बढ़ाएंगे कि अपनी कोशिश ये है कि इसमें जो पावर लॉस आ रही है वो मैक्सिमम पॉसिबल है। जब इसको घटा बढ़ा के देखना, इसकी रेंज देखो, कोई भी रेजिस्टेंस कम से कम 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट, नेगेटिव होता नहीं रेजिस्टेंस। तो कम से कम वैल्यू अगर मैं इसकी सेलेक्ट करूं 0, तो बताइए कि एक्सटर्नल मुझे कितना मिलेगा? तो बाहर वाला जो एक्सटर्नल लोड है उसको हमने 0 रखने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं मिला, उल्टा नुकसान ही हो गया। क्या हमें जो हमारे जो काम आने वाली थी एनर्जी वो 0 ही हो गई, लेकिन चेक तो करना ही पड़ेगा। जब नंबर आता है उसकी एक्सट्रीम वैल्यू इनफाइनाइट रख देते हैं। अब पी एक्सटर्नल बताओगे क्या है, मैथ के स्टूडेंट या नहीं वो चेक हो जाएगा। जी 0 क्यों? अपॉन में आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर है ना इनफाइनाइट, ये भी नहीं वो नीचे पावर की टॉपिक होता है मैथमेटिक्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, राइट? अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी ये रख दोगे तो गलत भी होगा और बदमाशी भी होगी, मैथ वाले लोग तो गलती नहीं होगी, पाप आ जाएगा, पाप। अब रखेंगे हम आर की वैल्यू कैपिटल आर इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, पी एक्सटर्नल 0। तो हमने आर को 0 रख के देखा तो 0 पावर मिली, और आर को इन्फिनिटी रख के देखा तो भी पावर 0 ही। तो आर को कैपिटल आर को 0 से इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स क्या सिखाता है, पहले ये पावर बड़ी होगी और फिर घटी होगी, कैपिटल 0 और इन्फिनिटी के बीच में एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी जहां पर ये पी एक्सटर्नल मैक्सिमम हो, तो वही वैल्यू तो हमें ढूंढनी थी।
अपना काम क्या था, अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट था पी एक्सटर्नल को मैक्सिमाइज करना। तो पी एक्सटर्नल को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने कंट्रोल में कैपिटल आर। कई लोग कहेंगे कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अपन चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बैटरी अगर एक बार डिजाइन होगी तो उसको बार बार बैटरी को बार बार खोल के देखेंगे, ये तो फिक्स है। कैपिटल आर को बदल के देखा, और कैपिटल आर की जो एक्सट्रीम वैल्यू है जीरो और इंफिनिटी, उनसे तो कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन उससे आइडिया लग गया हमें जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो पी एक्सटर्नल जीरो है, और अंत इंफिनिटी पे जाकर हो रहा है तो भी पी एक्सटर्नल जीरो। तो यहाँ देखो सवाल की तरह करते हैं, तो वो जो है याद कर लीजिए। इसके तुरंत बाद एक सवाल बन जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर फॉर विच पी एक्सटर्नल इज मैक्सिमम। ये सवाल बना क्यों है तो समझ गए होंगे सर। कैपिटल आर की एक ऐसी वैल्यू आनी है जहाँ पे ये पी एक्सटर्नल मैक्सिमम होगा। फिर से मैथमेटिक्स क्या सिखाता है, पी एक्सटर्नल आर का फंक्शन है कैपिटल आर, तो हमें कैपिटल आर की वो वैल्यू ढूंढनी है जब पी एक्सटर्नल मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मिनिमम जानते होंगे, करना क्या है टी डीपी बाय टी एक्सटर्नल अपॉन पी आर इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना। टी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन को कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा कोसाइन टू यू अपॉन यू आर, जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कर लो डिफरेंशिएशन का ही प्रैक्टिस हो जाएगी। हम तो रटेंगे ऐसे जो आंसर है फिजिक्स में तो रट जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं इसलिए आप इसे कैलकुलेट कर भी सकते। डिफरेंशिएशन के सवाल की लक्ष्य कैसे बताएंगे, टी स्क्वायर को कांस्टेंट है उसको तो अलग रख लो, नीचे था आर प्लस आर का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर कर किया जाता है, पावर 4 हो जाएगी। फॉर्मूला याद है कि नहीं, नीचे बी स्क्वायर होता है ऊपर वी इनटू, अजीब अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, नीचे क्या होगा बी स्क्वायर ऊपर v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इनटू, इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो अपने सवाल में v क्या है, अपने इस सवाल में v क्या है, v r प्लस आर का होल स्क्वायर, और u क्या है r, ऊपर r ही तो स्क्वायर कर रहा है वो कांस्टेंट ले लेंगे। मैंने ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो r प्लस आर का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा तो नीचे पावर 4 होगा। अब यहाँ शुरुआत किससे होगी, v से मल्टीप्लाइड बाय r का डिफरेंशिएशन r के बेस पर माइनस r मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन तो r प्लस r पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू r प्लस r की पावर 4 तो 0 में गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो कैपिटल r इक्वल टू ये रहेगा। फिजिक्स में तो रट लो, एक्सटर्नल लोड का जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, उसको हम जीरो से लेके इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं, तो पी एक्सटर्नल जीरो से अंत भी जीरो को हो रहा है, तो रास्ते में कैपिटल आर की ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे पी एक्सटर्नल मैक्सिमम हो, तो वो वैल्यू रख गई हमें इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी एक्सटर्नल लोड की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रखेंगे तो उसमें पावर लॉस मैक्सिमम होगा। तो पी एक्सटर्नल की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो क्या, पी एक्सटर्नल मैक्स e square by 4r,
P max भी कह सकते हैं या P naught भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू C स्क्वायर। जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? C स्क्वायर R C स्क्वायर R अपॉन R प्लस R को इसमें कैपिटल R की जगह पे क्या लिखना? तो स्क्वायर अपॉन 4R। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो गलत तो नहीं? तो बराबर ही है। जब पी एक्सटर्नल मैक्सिमम होगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो ये है पी मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज को ग्राफ में ला सकते हो। पी एक्सटर्नल को वाई एक्सिस पे रखो और कैपिटल आर को एक्स एक्सिस पे। ग्राफ छापो जरा खराब। कैपिटल आर ग्राफ सही है क्या? यस सर। जो अपन ने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ नहीं है। कैपिटल आर इक्वल टू 0, पी एक्सटर्नल 0, तो कैपिटल आर इंफिनिटी तो भी पी एक्सटर्नल। ग्राफ 0 से शुरू होगा, 0 का अंत होगा, कर्व तो होगा ही, फंक्शन भी पता चल जाएगा। यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? सी स्क्वायर बाई 4 पी नॉट भी क्या देते हैं, पी मैक्स। या एक्सटर्नल लोड का रेजिस्टेंस जब बैटरी है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दिया जाएगा, तो अपनी जो काम की एनर्जी होती है वो इसको एनर्जी को मैक्सिमम होगी। कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से कम करेंगे तो भी पी एक्सटर्नल कम होगा, तो बढ़ाएंगे तो भी कम होगा। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए सबसे तो कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ाओ तो भी पावर घट रही है, ग्राफ कैसे आ रहा है? बढ़ाएंगे तो भी पावर। ये जो मैं बताऊंगी इसको भी हम सवाल की तरह करना है, लेकिन इसका भी रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या है देखो, ये बैटरी अपने पास इसका ईएमआई तो ये रेजिस्टेंस स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आर, ये है सर्किट नंबर 1। दूसरे सर्किट में क्या करते हैं, बैटरी तो ये आइडेंटिकल बैटरी यूज कर रहे हैं ये वाले, लेकिन एक्चुअली लोड है ये हमने बदल दिया R2 कर, ये है E, बैटरी वही है, वही मतलब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। पहले R1 रेजिस्टेंस का बल्ब कनेक्ट किया और फिर R2 रेजिस्टेंस का बल्ब कनेक्ट किया, ये है ये दूसरा सर्किट। इसमें देखो कंडीशन ये की है कि R1 R2 बराबर नहीं, ये पहले से ही कह रहे हैं R1 R2 इक्वल नहीं। तो सवाल अपना ये है, फाइंड the relation between R1 and R2, find the relation between
R1 and R2 if power loss in R1 and R2 is equal. Power loss in R1 and R2 is equal. तो कुछ लोग सोच रहे हो कि बैटरी एक जैसी है तो रेजिस्टेंस भी एक जैसे कर दो तो पावर लॉस एक जैसी आ जाएगी, उसके लिए मैंने मना कर दिया R1 नॉट इक्वल टू R2, तो वो ऑप्शन तो खत्म। अब कैसे रिलेट करें कि इनमें पावर लॉस बराबर, क्या आप लोग ग्राफ से इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? मैक्सिमम जो पावर है वो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे है, लेकिन मैक्सिमम पावर से कम पावर कोई भी इमेजिन कर लो, ये रही। और कितने लोग सहमत हैं मैक्सिमम से कम कोई भी पावर दो रेजिस्टेंस पे मिलेगी? यस सर। ना, तो क्या वही दो रेजिस्टेंस मैंने वहां दो सर्किट्स में बना रखे हैं कि, यानी किसी बैटरी से जब मैं R1 कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें कुछ पावर लॉस हो रही है, उसी बैटरी से क्या मैं एक और दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकता हूँ उतनी ही पावर मिल जाए? वो क्या है, ये बात जरूर है कि एक की वैल्यू स्मॉल r से कम होगी और एक की वैल्यू स्मॉल r से ज्यादा होगी। तो सवाल अपना ये कि R1 R2 आपस में किस तरीके से रिलेट होंगे कि इन दोनों में पावर एक जैसी नहीं, एक जैसी पावर है कि नहीं? करें कोशिश। बहुत भारी सवाल नहीं, सवाल जैसे जैसे बोलना वैसे वैसे कर दो। ये देखो ठीक लिखाएगा ना, ये बात सही है कि नहीं? पावर लॉस का फॉर्मूला तो लगाया ना कि CS तो बराबर करेंगे P स्क्वायर तो खत्म हो गया, होल स्क्वायर करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बढ़िया सा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा। तो रटा होना चाहिए R1 और R2 का जो प्रोडक्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस है स्क्वायर पे इक्वल आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो डायरेक्ट मतलब है ना, बायोलॉजी वाले लोग लिख लेंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तो आप लोगों ने तो डायरेक्ट लिख दिया तो वो अपराध है, गुनाह। गैर जमानती गुनाह। R1 इंटू R2 को हटाना, ये आ रहा होगा, स्क्वायर करना और क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कुछ कैंसिल हुआ जाएंगे तो यहाँ पे कितने लोगों को मिल गया ये रिजल्ट? यस सर। R1 को मल्टीप्लाई करना होगा इसके स्क्वायर से, R1 R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R2 और R2 मल्टीप्लाई होगा R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R1 है ना, ये आ गया R1 R2 स्क्वायर प्लस R1 R स्क्वायर प्लस 2R1 R2 और
R2 R1 स्क्वायर R2 R स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 ये और ये खत्म हो गया कि R1 R2 स्क्वायर है वो R2 R1 स्क्वायर इसको बदल रहे हैं इसके साथ R1 R2 हो जाएगा कॉमन तो ये R2 बचेगा और माइनस उसी का ले रहा है इजी कोड पे इसको उधर ले जाओ उसके साथ R स्क्वायर है तो कॉमन लिए अगर R2 और इसको ले जाएंगे तो माइनस R1 R2 यही बोला जा रहा है और कैसे आ गया वो तो ठीक है लेकिन ये क्या आ गया ये हमेशा याद रखना पता होना चाहिए यानी किसी बैटरी से क्या हम दो अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं जिनमें हमें एक जैसी पावर लॉस मिल जाए एक R1 होगा तो दूसरा लेकिन कंडीशन है बैटरी एक जैसी होनी चाहिए बैटरी अगर बदल जाएंगे तो ये तो ग्राफ भी बदल जाएगा तो ये एक ही ग्राफ के लिए कंडीशन है यानी एक ही बैटरी के लिए बैटरी चेंज नहीं होनी चाहिए बैटरी भले ही दो है लेकिन वो आइडेंटिकल होनी चाहिए EMF एक जैसा होना चाहिए और इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक जैसा ये और स्मॉल r बराबर होना चाहिए तभी ये कंडीशन वैलिड है तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट बता दिया करेंगे जैसे मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का इतना है तो एक R1 इतना है तो दूसरा R2 कितना होगा तो सेम पावर लॉस मिलेगा फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल में ऐसे सर्किट बनाना है ये है 10 वोल्ट 2 बैटरी तो यहाँ भी वही ले रहे हैं 10 वोल्ट EMF और 2 ओम ये R पहले वाले सर्किट में एक्सटर्नल लोड है होगा दूसरे वाले में पता नहीं R है सवाल का पहला भाग फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R is resistance level R find the value of capital R if power loss in 3 ohm and capital R is equal. Find the value of capital R if power loss in 3 ohm and capital R is equal. समझ गए होंगे मतलब हाँ अपना जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा था वो इस सवाल में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा फॉर्मूला कैसे सीखा था R1 R2 दोनों में इक्वल पावर लॉस आए बैटरी एक जैसी तो R1 R2 कैसे रिलेटेड है सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए हाँ क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार क्वेश्चन का पहला पार्ट बोला था मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R if find the value of capital R if power loss in 3 ohm and capital R is equal. ये 3 ohm और ये कैपिटल R समझ लो ये R1 है ये R2 है और R पहला पार्ट R1 R2 इक्वल टू R स्क्वायर मिला 3 into R इक्वल टू R कितना आ गया 4/3 तो ये 3 ओम रखेंगे हम और ये 4/3 ओम रखेंगे
ये रेजिस्टेंस मैंने कर दिया 4/3 ओम, बैटरी इन्वेस्ट। अब मुझे बताओ इस 3 ओम में या 4/3 ओम किसमें पावर लॉस ज्यादा हो? बराबर को आ जाएगा। कोई नहीं पता, बस ये कंडीशन ही क्या थी अपनी, पावर लॉस। तो किसी में भी ज्यादा पावर, किसी में भी कम नहीं। तो दूसरा पार्ट इसका देखो कौन जवाब दे रहा है। विच सर्किट इज बेटर फॉर यूज? दो सर्किट नजर आ रहे हैं। विच सर्किट, फर्स्ट या सेकंड कौन सा, इज बेटर फॉर यूज? नहीं, ऐसे नहीं सुन पाना। आंसर से पहले रीजन या लॉजिक। बराबर दोनों से कोई अच्छा, रेजिस्टेंस कम होना ज्यादा होने से फायदा नुकसान क्या हुआ? उससे फिर क्या फायदा नुकसान हुआ? पावर लॉस से और कोई फाइनल टारगेट क्या है? पावर पावर लॉस। अब किसी में करंट ज्यादा हुई, किसी में कम हो गई, तो इसका फायदा नुकसान कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। चलो आप कह रहे हो कम करंट है लेकिन पावर लॉस तो उतनी मिली है, ज्यादा करंट है तो पावर लॉस तो उतनी, तो मजा नहीं आया। और बताओ कुछ। हाँ जी, वोट कैंसिल। हाँ, ये नहीं, ये अक्कड़ उक्कड़ वाले जवाब। दोनों को यूज करने से हमें जो काम में आने वाली पावर है वो तो एक जैसी मिल रही है, लेकिन इनमें से कोई एक बेहतर है यूज करने से। सेकंड वाले में सप्लाई कम करने को, ये कैसे पता चलेगा? ये तो सप्लाई का रेजिस्टेंस थोड़ा लेना पड़ेगा। पावर सप्लाई कम करने से इसमें ज्यादा करनी पड़ेगी पावर सप्लाई, तब जाके करंट कम मिलेगा, उसको कम करेंगे तब ज्यादा क्लियर नहीं होगा। इसमें कम करंट का यूज करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा करंट। तो मतलब करंट कम करंट ज्यादा करंट से क्या फायदा नुकसान? एनर्जी सप्लाई अच्छा हो जाए। एनर्जी, पावर को एनर्जी ही कहते हैं, एनर्जी पर सेकंड ही पावर देती है। एनर्जी कहो या पावर तो पर सेकंड हो। मैं बता दूंगा तो फिर अपने आप से गुस्सा आएगा, और ये खाते हैं। इससे बढ़िया सोच लें तो ज्यादा अच्छा है। पूरे दिन अपने आप को माफ नहीं कर पाओ। भाई साहब, सवाल ये है कि दोनों में हीट बराबर हो रही है, हीट को ही हम पावर लॉस कह रहे हैं, तो घूम फिर के वही मत लौट आओ। 3 ओम में हीट कम हो रही है या 4/3 ओम? दोनों में बराबर, उसी को हम पावर लॉस कहते हैं। इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। शाबाश, वेरी गुड, इसलिए तो सुनना था। अंडरस्टैंड बहुत करना है। ये फॉर्मूला था कि नहीं बताया था? नहीं बताया ढूंढिए दोनों सर्किट्स की अलग अलग एफिशिएंसी, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट फटाफट हो, 100 से मल्टीप्लाई परसेंट में हो जाएगा।
कौन सा सर्किट बेहतर माना जाता है, कम एफिशिएंसी वाला या ज्यादा? ज्यादा efficiency। देख लो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है। पहले वाले थीटा 1 60% और है 3 प्लस 2 8% दिखा थीटा 1। दूसरे वाले सर्किट थीटा 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 1 into 1 40%। सर्किट 1 is better than सर्किट 2। थोड़ा सा और ऑपरेशन कर लेते हैं इसका, देख ली क्या हो रहा है इसमें। वैसे आंसर तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा और इसे समझो। पहले वाले सर्किट में करंट बताओ जरा फटाफट लपक के। सर्किट 1 ऐसी छोटी सी हेडिंग डाल देना, सर्किट 1। हाँ यही सवाल है। और सर्किट 1 में फटाफट से 5 एम्पीयर। करंट कितनी आ रही है? 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 2 एम्पियर। सही है पक्का? तो देखो ये मैं क्या लिखता जा रहा हूँ सर्किट 1 के लिए। सर्किट 1 में बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई की? 20 वाट, जिसका 8 वाट तो बैटरी के अंदर ही रह गया खर्च हो। बाहर कितना मिला? 12। यही काम सर्किट 2 के लिए करो फटाफट। सर्किट 2 करंट कितनी आ रही? 10 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 2 3 एम्पियर। तो P सप्लाई 30 वाट 3 into 30 वाट। P इंटरनल I square R 15 watt। P external 12 watt। ये तो 12 भी आना ठीक है। अब सर्किट 1 में हमें 12 वाट चाहिए, इसलिए बैटरी को कितना सप्लाई करना पड़ेगा? 20 वाट। हमें सर्किट 2 में भी काम की तो कितनी मिली? 12 वाट, लेकिन बैटरी को कितना सप्लाई करना पड़ेगा? 30 वाट। बैटरी का लोड पहले सर्किट में ज्यादा या दूसरे? मेरी बात सुनो, इसी को हम एफिशिएंसी बोलते थे। एफिशिएंसी पहले वाले सर्किट को ज्यादा रहेगी, समझिए। तो ये ऐसा कुछ सब करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट एफिशिएंसी बता देना। ये तो तब करेंगे जब सारी चीजें पूछी जाएंगी, ऑप्शन में लिखना होगा। तो इस सर्किट में सप्लाइड कितना है, पी इंटरनल कितना है।
सर्किट्स के लिए किरचॉफ साहब ने दो बातें या दो कंफ्यूजन बना के दिए, उनको कहते हैं किरचॉफ। अच्छा, ये तो हमने पहले चर्चा की होगी कि सर्किट का साइज बढ़ता जाएगा आगे चैप्टर्स आएंगे। अभी इस चैप्टर में तो सर्किट का साइज छोटा इसलिए रहेगा क्योंकि दो ही एलिमेंट रहेंगे, बैटरी और रजिस्टर। आगे चल के कैपेसिटर भी आ जाएगा और फिर इंडक्टर कॉइल भी एक सर्किट का एलिमेंट होता है। तो सर्किट कितना भी बड़ा होता है या आगे आने वाले चैप्टर्स में या 12th में हर चैप्टर में सर्किट्स आएंगे, तो उन सारे सर्किट्स में ये किरचॉफ लॉ वैलिड रहेगा। पढ़ा हम नहीं रहे लेकिन उन सारे सर्किट्स के लिए वैलिड रहेगा। जैसे F इक्वल टू एम न्यूटन्स लॉ में पढ़ लेते हैं लेकिन पूरे 11th में नहीं मिलता है। F इक्वल टू एम कुछ होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है कि सेकंड फर्स्ट तो कुछ होता ही नहीं वैसे तो कहानी है। F इक्वल टू एम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, पूरी फिजिक्स में काम आता है। ऐसे किरचॉफ लॉ इंट्रोड्यूस तो यहाँ कर देंगे, इस चैप्टर में भी ये काम आएंगे ही, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में भी इनको अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, यही काम है। दो बातें बताई गई थी। पहली बात फर्स्ट लॉ और दूसरी बात सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ के कुछ और भी नाम मिलते हैं। ज्यादा पॉपुलर नाम ये है जो अभी लगा किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ के शॉर्ट नाम केसीएल बोला था। केसीएल किरचॉफ करंट, ठीक है। एक और नाम आपको मिलेगा जंक्शन लॉ, इस नाम से भी जाना जाता है जंक्शन लॉ, किरचॉफ करंट लॉ या फर्स्ट लॉ। जंक्शन का मतलब जंक्शन का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ आने वाले और जाने वाले दोनों तरीके के रास्ते हैं, है ना। सबसे छोटा जंक्शन दो रास्तों से बन जाएगा, लेकिन आने वाला रास्ता है ना। सबसे छोटा जंक्शन तीन रास्ते भी हो सकते हैं, दो रास्तों से आ रहे हैं, एक से चले गए, या एक से आ रहे हैं जाने वाले, चार रास्ते पांच रास्ते। तो सबसे छोटा जंक्शन दो रास्तों का। रेलवे स्टेशन को भी जंक्शन सुना हुआ तो है, कुछ रास्तों से आया जाता है, कुछ रास्तों से जाया जाता है। वहाँ भी जंक्शन ग्वालियर जंक्शन है, ग्वालियर जंक्शन सब जगह होता है। तो जंक्शन का मतलब यही है जहाँ कुछ रास्ते आगे मिल रहे हैं। तो जैसे सबसे छोटा अगर जंक्शन बना हो, ये सर्किट पढ़ा है ना जंक्शन, ये इसे जंक्शन कह सकते हैं। एक दो रास्तों से बनना, ये भी जंक्शन, यहाँ भी दो रास्ते, ये भी जंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और रास्ते लगा दिए, तो ये भी जंक्शन है, लेकिन रास्ते कितने हो गए? यहाँ दो ही है। कैसे कनेक्ट करेंगे? यहाँ एक दो तीन चार हो गए, यहाँ तीन हो, कितने के रास्ते लगाएगा? तो जंक्शन छोटे से छोटा जंक्शन तो दो का हो जाएगा, और उससे ज्यादा तो कितने। तो ये होता क्या है वो पढ़े। करंट लॉ बोलते हैं, करंट की बात होती है। जंक्शन का मीनिंग तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ बातें तो शुरू में वो भी लिखाऊंगा, जो सवाल जो अपने कॉम्पिटिशन के सवाल में काम आएगा। फिर इसका स्टेटमेंट भी बोर्ड में काम आ जाता है, वो भी लिखा दिया जाता है। लिखा है सबसे पहली बात, इट इज बेस्ड अपॉन
इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है, करंट लॉ है, वो फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? तो आप बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वही लिखा गया सबसे। एक छोटे से सवाल का जवाब आ रहा है कि नहीं? इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको देखो कैसे समझाइए दूसरे तरीके से। जैसे कोई भी जंक्शन है किसी भी सर्किट में, बड़ा सर्किट हो सकता है, छोटा सर्किट, उसका कोई भी जंक्शन, एक सर्किट में कई सारे जंक्शन हो सकते हैं, तो किसी भी जंक्शन पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ या फर्स्ट लॉ ये कहा जाएगा देयर इज नो स्टोरेज ऑफ चार्ज। स्टोरेज का मतलब ये नहीं होता कि आने का जाने का, जितना आया उतना ही चला गया, तो क्या कहेंगे इसे? नो स्टोरेज। स्टोरेज कब होगा या लॉस कब होगा? यानी किसी जंक्शन पे चार्ज बढ़ेगा कब? ज्यादा आ गया तो कम गया। लॉस कब होगा? कम आया ज्यादा चला गया। लेकिन किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? जितना आया उतना ही जाएगा, मतलब स्टोरेज नहीं होगा। इसी बात को नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखेंगे? एट एनी जंक्शन there is no storage of charge। ये कॉम्पिटिशन के जो सवाल होते हैं उनके लिए मैं लिखा रहा हूँ, बोर्ड में मत लिखे आना, हो सकता है समझ में नहीं आए। बोर्ड में क्या लिखना हो वो लास्ट में आए। तो अगर चार्ज स्टोर नहीं हो रहा जंक्शन, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि चार्ज आ नहीं रहा, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं चार्ज आ नहीं रहा। आने जाने के रास्ते तो हैं, तो जितना आने वाले रास्ते से आया उतना ही जाने वाले रास्ते से चला गया। तो कैसे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में? एट एनी जंक्शन, इनमें से कोई भी लैंग्वेज दी जा सकती है सवाल। एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग चार्ज पर सेकेंड, एट एनी जंक्शन टोटल incoming charge per second is equal to टोटल वर्ड क्यों यूज हो रहा है? हो सकता है जंक्शन पे आने वाले रास्ते एक से ज्यादा हो, तो कुछ इस रास्ते से आया कुछ इस, तो टोटल इनकमिंग देखेंगे। एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग चार्ज पर सेकेंड इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज पर सेकेंड। टोटल आउटगोइंग चार्ज पर सेकेंड। आउटगोइंग में भी टोटल वर्ड क्यों लग रहा है? जाने के रास्ते भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ज पर सेकंड को हम क्या नाम दे चुके हैं? करंट। चार्ज पर सेकंड ही क्या होता है? तो बोर्ड वाले अब इस लाइन को समझेंगे। देखो जरा बोर्ड के लिए स्टेटमेंट क्या होगा? एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन total incoming current at any junction total incoming current is equal to total outgoing। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ या करंट लॉ के लिए। अच्छा, इसका नाम करंट लॉ क्यों रखा वो समझिएगा। बात किसकी हो रही है? करंट की बात है। अच्छा, वैसे तो इसके स्पेशल टाइप के सवाल बनते भी हैं और आगे हर सर्किट में इसका यूज होता है। कई बार इसका यूज बड़े धोखे से हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि केसीएल यूज होगा, और हम कर चुके हैं यूज। अभी सब लोग सहमत हो जाएंगे, इसका यूज हो चुका है, वजन हो गया, हमें ध्यान में दिया और ऐसे होगा आगे। इस जंक्शन टोटल इक्वल टू कहाँ ध्यान जाता है, लेकिन लग चुका है ना केसीएल, यहाँ भी लग गया इनकमिंग। अच्छा, हमेशा ठीक है।
तो ऐसा कोई सर्किट हम पढ़ेंगे ही नहीं जिसमें केसीएल न लगाए। कई बार धोखे में लग जाएगा, कई जगह हमें स्पेशली लगाना पड़ेगा। कुछ खास सवाल स्पेशल इसी से होगा। तो समझते हैं जैसे उनका मैं आपको ये कोई बहुत बड़ा सा सर्किट रहा होगा, अगर बैटरी रजिस्टर लगे होंगे, इधर भी लगे होंगे, तो बहुत बड़े से सर्किट का ये जंक्शन सेलेक्ट किया, ठीक है। इस जंक्शन पर कितने रास्ते नजर आ रहे हैं? चार रास्ते। रजिस्टर में बैटरी भी लगी हो सकती है, लाइन बनाइए मैंने, रास्ता है। मान लो इधर I1 करंट, इधर I2 करंट, ये I3 और ये I5, ऐसे करंट्स बना। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस जंक्शन, क्या हम I1, I2, I3, I4 को रिलेट कर सकते हैं? कैसे? इनकमिंग वाले रास्ते मिल रहे हैं। हाँ, ये क्या है? इनकमिंग। और कौन सा इनकमिंग? तो इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल इनकमिंग हो जाएगा। ये क्या रिजल्ट होगा? I1 प्लस ऐसे हमें करंट्स को रिलेट करने में ये हेल्पफुल होगा। इन चारों में से कोई तीन करंट देगा ना, एक अननोन है, तो आप पता करना है उसके लिए, ठीक है। ऐसे कई जगह पे तो ऐसे काम आ जाएगा। जैसे इधर से 5 एम्पियर करंट, इधर 2 एम्पियर निकलेगा। ये 10 ओम रजिस्टर है, ये 5 ओम है, ये 15 ओम है। इसमें 5 एम्पियर करंट है, इसमें 2 एम्पियर करंट डायरेक्शन में। इस 15 ओम में करंट बता सकते हो फटाफट से? तो बचेगी, तो ज्यादा नहीं सोचना। तो 10 5 इनकमिंग, ये आउटगोइंग 5 होनी चाहिए, ये 2 है, डायरेक्शन भी बता सकते। अगर ऐसे सोचो इधर से 5 नहीं, इसका 2 इधर निकल गया तो इधर 3 बचे। इधर से 5 लीटर पानी आ रहा था इस पाइप, उसमें 2 लीटर निकल गया तो इसमें 3 लीटर जाएगा। तो ये तो बहुत धांधली का सवाल है। करंट है 15 ओम। फाइंड करंट है 15 ओम और इसका आंसर भी लिख लो आप अपने अकॉर्डिंग। 3 एम्पियर आउटगोइंग। ये तो ठीक है, आसान है। इसका तो ठीक ठाक सवाल भी बनता है। फर्स्ट लॉ का वो क्या है? ये सर्किट है, जंक्शन नजर आ गया। ये भी कोई बड़ा सा सर्किट रहा होगा, उसका ये छोटा सा पार्ट है। इस लाइन का रेजिस्टेंस 40, इसका 20 ओम और ये 10 ओम। ये जो एंड पॉइंट्स हैं, इनके पोटेंशियल लिखे हैं ना, ये 100 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट और ये 60 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो जैसे इस वाले रजिस्टर में हमें करंट फाइंड करनी है, सपोज ऐसा सवाल है, तो किसी भी रजिस्टर में हम करंट का पता पाते हैं,
V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों एंड का पोटेंशियल पता। तो जैसे ये रजिस्टर है इसका क्या वो में वैल्यू, लेकिन इस एंड का 100 है लेकिन यहाँ का नहीं पता है। तो अगर इस जगह का पोटेंशियल पता चल जाए तो कितने लोग सहमत हैं, सारे रजिस्टर्स में करंट आ जाएगी। यस सर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा और डायरेक्शन के साथ। तो ये एक ऐसी जगह है जिसे हम जंक्शन कह रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल हमें ढूंढना है और जैसे ये पोटेंशियल आएगा तो सारे रजिस्टर्स में डायरेक्शन के साथ करंट बताता है। तो सवाल अपना यही होता है, फाइंड पोटेंशियल एट जंक्शन, फाइंड पोटेंशियल एट जंक्शन। अब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद ये होगा एंड करंट इन ईच रजिस्टर या ईच लाइन, जो भी कहना चाहिए, करंट इन ईच रजिस्टर या लाइन। तो कैसे करते हैं, तो अप्रोच क्या रहती है वो सीखना। जहां का पोटेंशियल हमें नहीं पता वो मान लिया मैंने एक्स, ऐसे ही होता है, ये एक्स ढूंढना है। तो एक्स आ जाएगा तो हर रजिस्टर में करंट आ जाएगी, सहमत है सब लोग। अच्छा, ये एक्स की वैल्यू अननोन है, हमें नहीं पता ये एक्स 100 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, ये 100 है इसे कंपेयर कर रहा हूँ। तो जब तक इस एक्स की वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इस रजिस्टर में करंट इनकमिंग होगी या आउटगोइंग होगी। वही काम यहाँ होगा, वही काम है। तो एक्स तो अननोन है अभी, मतलब जब तक एक्स नहीं पता तब तक हमें इनमें से किसी भी रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन नहीं पता, इनकमिंग है या आउटगोइंग। तो इसका समाधान क्या होता है, एक्स ढूंढने के लिए एक्स मिल गया फिर तो पता चल जाएगा। तो एक्स ढूंढने के लिए इसका समाधान होता है कि सारी करंट्स आउटगोइंग मान लेंगे या इनकमिंग मान लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने सारी करंट आउटगोइंग मान ली तो तीनों का सम 0 होना चाहिए। क्यों, सारी आउटगोइंग मान ली तो इनकमिंग 0, टोटल आउटगोइंग इक्वल टू अरे बात समझ। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एज यू ऑल करंट्स आउटगोइंग, इनकमिंग भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एज्यूम किया जा रहा है किसके लिए, एक्स फाइंड करने के लिए। जब एक्स मिल जाएगा तब ये एजम्पशन का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। एक्स मिल गया तो फिर तो हमें सब पता है कौन सी इनकमिंग होगी कौन सी आउटगोइंग, पक्का। तो सारी करंट्स को आउटगोइंग मानने का मतलब ये है ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब एक्स को हम 100 से ज्यादा मान रहे हैं, एक्स को 60 से भी ज्यादा मान रहे हैं और एक्स को 50 से भी ज्यादा। देखो ये वाली करंट में कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ये वाली करंट x माइनस 100 डिवाइडेड बाई कौन सा फॉर्मूला लगाई, तो v बाई आगे को लगा है प्लस ये वाली करंट लिखवाएगा कोई x माइनस 50 बाई प्लस x माइनस 60 बाई इज इक्वल टू, फटाफट से सॉल्व करो और ऐसे सॉल्व करो तो मुझे सॉल्व न करना पड़े। बताओ एक्स के लिए ठीक ही लग रहा है तो यहाँ पे जैसे ही x पता चल गया 80 वोल्ट, फटाफट से नया डायग्राम बना के तुरंत ढूंढ लेंगे ना कौन सी करंट किधर जा रही है क्या। एंड के बाद जो सवाल था उसके लिए नया डायग्राम बना दो फटाफट, नया डायग्राम करंट वगैरह अभी नहीं पता है और नया डायग्राम एक्स की जगह रख दिया मैंने 80 वोल्ट। अब सारी करंट डायरेक्शन के साथ मिल जाएगी। बताइए कौन ओम में
10 ओम में जो करंट होगी तो कौन सी होगी? इनकम ऐसी जाएगी कि ये आपको करंट इसमें कौन कैसी होगी? 80 से 60 की करंट हाई टू लो जाती है करंट, ये कौन सी होगी? आउट होगी। इसमें डायरेक्शन 80 से 50 की तरफ, हाई से लो की तरफ, ये भी डायरेक्शन के साथ सारी करंट पता चल रही है कि तो देखते जाओ। करंट इन 10 ohm is equal to देखो 200 minus 80 divided by 10 2 एम्प और डायरेक्शन इनकमिंग कैसे करंट इन 20 ohm 20 वाले 80 minus 50 divided by 20 1.5 divided by 1.5 direction current in 40 ohms 80 minus 60 0.5 ये भी दोनों आप वही मिला के करने के बराबर हो गई। ये आंसर चेंज भी कर सकते हैं सही वाला। ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ जिसे कहते हैं। नाम इसका करंट लॉ या जंक्शन लॉ क्यों है ये भी जस्टिफाई हो गया होगा, लगेगा तो ये सारे सर्किट्स में, लेकिन ऐसे कुछ इसके से सवाल भी होते हैं, आगे भी आएंगे कुछ इसके से। ठीक है, सेकंड लॉ हाँ इसमें 4 लाइन बना दो, 4 शॉर्ट आ जाएंगे, 5 बना दो, 5 तरीका हो गया। सेकंड लॉ की और मान भी होते हैं। वोल्टेज लॉ और केवीएल बोला है, केवीएल से ज्यादा है केवीएल के नाम शॉर्ट फॉर्म किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक और नाम होता है इसका लूप लॉ। लूप का मतलब क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब जहां से चलना शुरू कर रहे हैं घूम फिर वहीं आना है, लेकिन बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, उसको हम लूप कह देते हैं, तो लूप में लगाया जाता है, इसलिए लूप लॉ कहते हैं। तो कुछ बेसिक बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए हमें। सबसे पहली लाइन डिफरेंस, इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड था? चार्ज कंजर्वेशन, ये एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैसे थोड़ा समझते हैं इसका बेसिक सर्किट हो सकता है बड़ा या छोटा। ये मैंने एक लूप बनाया है। लूप का मतलब है जैसे यहाँ से कॉर्नर से यहाँ से चलना शुरू करें, ऐसे जाए सर्किट बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए और नहीं लौट गया, तो ये हो गया एक लूप। अब इस लूप में जो बक्से बनाए हैं, ये बक्से बेसिकली सर्किट के एलिमेंट्स हैं। सर्किट में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं वो मैंने बताया था। बैटरी हो सकती है, रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है,
और इंडक्शन, इसलिए मैंने 4 बक्से बनाए। ज्यादा तो हो सकती है, 2 बैटरी हो सकती है, 2 रेजिस्टर, लेकिन हर एक के हिस्से का एक एक बक्सा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बक्से का मतलब है ये बैटरी है, मान लो इसके अंदर ये रेजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया और ये इंडक्टर, तो सब में लगते हैं ये। तो इसमें देखो होता क्या है, इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो होगी, करंट में चार्ज फ्लो होगा, क्लॉकवाइज हो सकते हैं जैसे ऐसे क्यों चार्ज फ्लो हो गया। सपोज इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होगा 3। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी उसे याद दिलाता हूं, कुछ लोगों को याद आ जाएगा, कुछ लोग हो सकता है लेट आएगा। U इज इक्वल टू पोटेंशियल Q इंटू V। क्यों चार्ज को V पोटेंशियल में रख दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला यूज। जैसे इस कमरे में पोटेंशियल लगा दिया तो इस जगह पे 10 वोल्ट पोटेंशियल और यहाँ एक 1 कूलम का चार्ज रख दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ सकते हैं। 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 10 कितनी आ जाएगी 10। अब इस जगह पर 20 वोल्ट पोटेंशियल है तो उस चार्ज को उठा के यहाँ लाए, यहाँ इसकी कितनी एनर्जी होगी 20। अरे और पकड़ के दूसरी जगह पोटेंशियल कुछ अलग हो सकता है 30 मान लो, तो वहां ले जाएंगे इसे तो 1 इंटू 30। अब जरूर नहीं कि 1 कूलम में चार्ज 2 कूलम भी हो सकता है, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई उस जगह का पोटेंशियल, इससे क्या ढूंढ लेते हैं पोटेंशियल। पक्का। तो फिर इसके साथ साथ एक चीज और बताएंगे, W एक्सटर्नल। जैसे इसी एग्जांपल यहाँ कितनी एनर्जी थी इसकी 10 जूल, तो वहाँ कितनी है, तो मैं अगर सिर्फ यहाँ से पकड़ के वहां ले जाना चाहूँ तो क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़े, उसी को हम क्या करें वर्क डन बाई एक्सटर्नल। वो किसके बराबर होता है फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस, तो यहाँ 10 जूल थी और फाइनल, तो यहाँ से वहां ले जाने में W एक्सटर्नल क्या होगा 20 माइनस। तो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो U फाइनल मतलब Q इंटू V फाइनल, फाइनल वाला पोटेंशियल माइनस Q इंटू V, तो क्या गया Q इंटू V फाइनल माइनस, तो Q इंटू V फाइनल माइनस V पोटेंशियल, V इनिशियल को क्या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझे, इस जगह के और उस जगह के पोटेंशियल का डिफरेंस अगर हमें पता है तो W एक्सटर्नल ढूंढ सकते हो Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इस चैप्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V ना कहते V कहते आ रहे हैं सारे। याद हो I इक्वल टू V बाई R, उसमें V क्या है एक्चुअली डेल्टा V ही है, लेकिन उसको हम क्या कह रहे हैं V। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर क्या मैं इसे Q इंटू V लिख सकता हूँ, लेकिन ये याद रहना चाहिए V क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। पक्का। तो Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस में चलाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा Q इंटू, सहमत है पक्का। अब यहाँ जाओ, सर्किट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स के अपने अपने पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। जैसे बैटरी की ही बात करें, बैटरी अगर आइडियल, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल वोल्टेज, तो बैटरी आइडियल है तो सोर्स हो या लोड हो टर्मिनल वोल्टेज ये अलग, तो ये क्या हो गया बैटरी का पोटेंशियल। अगर बैटरी नॉन आइडियल है तो सर्किट के अंदर है तो E माइनस आई आर हो सकता है या ये क्या चीज होगी E माइनस आई आर क्या चीज है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज, E प्लस आई आर क्या चीज है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे ही रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू, यानी किसी रजिस्टर में I करंट है और रेजिस्टेंस उसका कितना R, उसके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस I टू लो करंट जाएगी। ऐसे ही जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां भी ये शायद कुछ लोग जानते हैं CV, किसी कैपेसिटर पर Q चार्ज है और उसका कैपेसिटेंस C है, उसकी दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस 2/C से ढूंढ लो, वो बाद की बात करेंगे।
ऐसे जब इंडक्टर कॉइल पढ़ाई जाएगी तो वहां भी कुछ लोग जरूर जानते होंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है L/dI/dt। L होता है जैसे C होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ऐसे L होता है इंडक्टेंस इंडक्टर का। dI/dt तो समझिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो ये फॉर्मूला बताइए। कुछ लोग जानते होंगे इसे कुछ नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ में पढ़ते हैं। तो ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? इंडक्टर कॉइल का। ये किसका है? कैपेसिटर का। बैटरी का जानते हैं, रेजिस्टर का जानते हैं। कुल मिला के बात ये है सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स लगाए जाते हैं उन सबके पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढने का फॉर्मूला अपने पास होता है। तो जैसे मान लो ये है, ये सपोज बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। ये मान लो रेजिस्टर है, इसका V2 है। ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। क्लियर? अब इस सर्किट में अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो कोई मुझे बता सकता है इस Q चार्ज पर यहाँ कितना वर्कडन हो गया? Q into V1। यहाँ कितना हो गया? Q into V2। यहाँ कितना हो गया? Q into V3। Q into V4। और लौट के वहीं आ गए। कितने लोग जानते हैं लौट के वहीं आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो टोटल वर्कडन जीरो होता है। नहीं सहमत? अच्छा, किसी सिस्टम पे या किसी बॉडी पे टोटल वर्कडन जब जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं उस सिस्टम की या उस बॉडी की एनर्जी चेंज नहीं होगी। सिस्टम या बॉडी की एनर्जी कब बढ़ती है? जब उसको पॉजिटिव वर्कडन कर दिया जाए। कब घटती है? नेगेटिव वर्कडन कर दिया जाए। कब चेंज नहीं होगी? कोई वर्कडन नहीं होगा। तो बताइए एनर्जी कंजर्वेशन वर्ड क्यों यूज किया गया था? एक क्लोज पाथ में टोटल वर्कडन जीरो। अब टोटल वर्कडन जीरो होता है तो तुरंत क्या कह देते हैं हम? एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर? ये तो समझ रहे होंगे। मैं इस वर्कडन को देखो लिख रहा हूँ, टोटल वर्कडन को कैसे लिखा लिखूंगा, ध्यान देना। सबसे पहले कितना हुआ? प्लस 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 इक्वल टू Q कॉमन आ रहा है और जीरो में चला जाएगा। क्या रिजल्ट मिला? वोल्टेज लॉ नाम क्या रखा गया था वो समझते हैं। और ये जो रिजल्ट आया यही है किरचॉफ वोल्टेज का। कुछ लोगों ने शायद पहले पढ़ा भी होगा। क्या स्टेटमेंट हुआ करता था? किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट किसी ने कभी पास्ट में सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो? Voltage in a system is always zero. हैं? Voltage in a closed system is always zero. ऐसे तो नहीं पढ़ा हुआ। धुन बता दी, गाने की धुन होती है और एक पूरा धुन बता दी। धुन तो यही है। सर्किट में स्टेटमेंट ये पढ़ा होगा और एक क्लोज लूप देखें, अभी नहीं लिखी तो आपने क्या पढ़ा हुआ होगा। इन ए क्लोज लूप द algebraic sum of potential difference of all circuit elements is zero। algebraic sum वही बात मैथमेटिक्स की बात आती है हमारे में। कितने लोग सहमत हैं कि ये जितने भी वर्कडन मैंने लिखे थे इनका सम जीरो है? क्या ये सारे वर्कडन पॉजिटिव हो सकते हैं? सारे नेगेटिव हो सकते हैं? कुछ पॉजिटिव रहे होंगे, कुछ नेगेटिव, तो सम जीरो। ऐसे ही तो चला गया जीरो। तो ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस, पहली बात तो ये पोटेंशियल नहीं क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस V1 से लेकर V4। क्या ये सारे पॉजिटिव हो सकते हैं? सारे नेगेटिव? तो जब ये KVL लगाया जाएगा तो ये सारे के सारे साइन के साथ रखे जाएंगे। उसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक वेक्टर सम नहीं है तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या बोलते हैं सर? अलजेब्रिक। तो एक क्लोज लूप तो ये तो समझ में आ रहा होगा एनर्जी कंजर्वेशन को कह रहे हैं।
तो स्टेटमेंट इसका जो लिखा जाता है वो आप लिख लो, जो मैंने बोला था। हाँ क्या ये अज्यूम करता है कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी की पावर तो हमारे पोटेंशियल से बात करते हाँ हाँ हैं हाँ, इलेक्ट्रॉन चार्ज को ही हमने इलेक्ट्रॉन कह दिया। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो, लेकिन हम क्या एज्यूम कर लेते कि चार्ज फ्लो रहा है। तो हाँ सही बात, चार्ज की एनर्जी ना तो बढ़ी होगी ना घटी होगी। उस पर कहीं पॉजिटिव अपडन हो गया तो बढ़ गई होगी, तो कहीं नेगेटिव अपडन होगा तो घट गई होगी। तो कुल मिला के जीरो, यही है। ठीक बात है। या ऐसे कह सकते हैं कि ये चार्ज है वो एक्सीलरेट नहीं हो रहा, चल तो रहा है लेकिन एक्सीलरेट नहीं हो रहा। एक्सीलरेट, बॉडी एक्सीलरेट होती है तभी तो स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, फ्लो तो हो रहा है लेकिन वो अच्छा ऐसा नहीं होता कि कोई बॉडी चल तो रही है लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, होता है ऐसा, कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हमें काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई वर्तन करना है। ठीक है, तो चलना और एनर्जी को चेंज होना दोनों अलग होता है। ऐसा नहीं कर एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो वो बॉडी चली नहीं, चल तो रही है, चार्ज फ्लो तो हो रहा है लेकिन एक्सीलरेट नहीं कर रहा। एक्सीलरेट होने की कोशिश कर सकता है, पॉजिटिव वर्तन होगा तो उल्टा साथ में नेगेटिव वर्तन कर देगा कोई एलिमेंट, फिर पॉजिटिव हुआ फिर किसी ने नेगेटिव कर दिया। इसमें इस तरीके से उसका टोटल वर्तन जीरो। ठीक है, टोटल कह रहे हैं। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ होगा कि नहीं, हो सकता है तो, ठीक है, रिटार्ड भी हुआ होगा कब, ऐसी कुछ बात हुई। ठीक है, क्या लिख रहे थे, स्टेटमेंट इन ए क्लोज्ड लूप, इन ए क्लोज्ड लूप, कॉमा लगाएंगे, the algebraic sum of potential difference, algebraic sum of potential difference of all circuit elements is zero। क्लोज लूप का मीनिंग तो समझते जा रहे हैं। क्लोज लूप कब कहते हैं, जहां से चलना शुरू किया वापस वहीं आना, लेकिन बीच में सर्किट ब्रेक नहीं, ऊपर नहीं हो जाएगी सर्किट, तब ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ से आगे कंटिन्यू। आइए मैं किया